अलायंस पार्टनर कांग्रेस के एक सीनियर नेता हैं विकार सुलवानी साहब। उन्होंने अपनी आईडी पे, फेसबुक आईडी पे, सोशल मीडिया पे एक पोस्ट जो है वो शेयर की है, जिसमें डिप्टी सीएम दौरे पे जाते हैं उधमपुर में, और वहाँ पे उनको रिसीव करने के लिए एसएचओ उधमपुर और तहसीलदार कंसर्न वहाँ पे आते हैं। हालांकि उन्होंने तंज कसा है वहाँ पे कि डीसी उधमपुर और एसएसपी उधमपुर शायद ज़्यादा बिजी थे, इसलिए उनको वहाँ पे लगाया गया, और ये पावरें हैं आज की सरकार में इन नेताओं के पास, इन मंत्रियों के पास। देखिए, जब इस कंटेक्स्ट में बात करते हैं ना हम, कि एक डिप्टी सीएम को एक तहसीलदार और एक एसएचओ रिसीव कर रहा है, या वो तो आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर डीआईजी व नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता अशोक अत्री जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आपको। अशोक सर, अगर बात करें हम इलेक्शन के बाद की और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो की, लोग याद दिलवा रहे हैं, ऑपोजिशन भी याद दिलवा रही है और लोग भी याद दिला रहे हैं, जो ग्राउंड पे लोग होते हैं, जिन लोगों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये वादा किया था कि आपको 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, राशन जो है आपको डबल मिलेगा, और भी बहुत सारे वादे किए गए थे, आपको रोजगार मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अब जब सत्ता में आ गए हैं तो कहीं ना कहीं हर नेता जो भी है, जिससे भी बात की जाती है, वो कहते हैं कि बिजनेस रूल नहीं है, पावर्स नहीं है कुछ। अभी आपने देखा होगा जावेद चौधरी साहब जो बुद्धल कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं रिजाइन कर दूंगा। तो कैसे देखते हैं, कहीं ना कहीं असहाय महसूस कर रहे हैं सारे नेता अपने आप को? देखिए, इसमें ऐसा है कि पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो मैनिफेस्टो में जो भी कमिटमेंट्स लोगों के साथ की गई हैं, वो ऑनेस्टली जो है उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उनको पूरा किया जाएगा। अब रहा सवाल कि साहब ये अपोजिशन वाले, और आप जब अपोजिशन की बात करते हैं या लोगों की बात कर रहे हैं कि साहब, लोग पूछ रहे हैं कि साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अपना मैनिफेस्टो क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, क्या हो रहा है, क्यों देरी हो रही है। तो मुझे लगता है कि लोगों को पहले ये पूछना चाहिए, जो एनसी से या इस गवर्नमेंट से सवाल पूछ रहे हैं, कि यहाँ 10 साल से कौन था पावर में, किसके पास थी पावर। और अगर वो वही लोग जो अगर आज एनसी को पूछें 10 साल पावर रहने के बाद 2 महीने की, जबकि एनसी को गवर्नमेंट बना के हो गया है, 2+ हो गया है, कि साहब आपने इस मुद्दे का क्या किया, उस मुद्दे का क्या किया, उसका क्या किया। तो मेरा ये पूछना है कि आपने 10 साल में इन मुद्दों पे क्यों नहीं काम किया। आपने क्यों नहीं, ये जो इशू जो आप रेज कर रहे हो, आपको क्या दिक्कत थी। आपकी सेक्टर में भी आपकी सरकार डबल इंजन सरकार थी, आपको तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती थी। तो आपने इन मुद्दों पे क्यों नहीं काम किया। जब इन मुद्दों की जब बात करते हैं, उसमें मुद्दा आ जाता है कि साहब डेली वेजेस का इशू आ जाता है, आंगनवाड़ी वर्कर्स का इशू आ जाता है, उस पर इन्फ्लेटेड बिजली का बिल का इशू आ जाता है, उसमें जो है वो कैनाल्स के में जो द्वारा किसानों को पानी देने का मसला उसको आ जाता है, महंगाई का मसला आ जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट का मसला आ जाता है, टोल प्लाजा का मसला आ जाता है। ये सारे जो है, ये तो डबल इंजन सरकार थी, ये कर सकती थी। उन्होंने नहीं किया, इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट किया। तो नहीं, वोट जम्मू में तो नहीं किया। जम्मू में तो देखा जाए जितनी सीटें थी, जब मोदी साहब की वेव थी शुरू में, फर्स्ट टाइम 2019 में, उस वक्त उनको 25 सीटें मिली थी। तो इस बार 29 सीटें ली उन्होंने। तो हम जम्मू वालों ने तो ज़्यादा वोट तो जो है बीजेपी को ही डाला है ना। लेकिन कश्मीर को भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो हाँ, नहीं, फायदा जब होगा तो दोनों को होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर 42 सीट्स मिली हैं तो सिर्फ कश्मीर का काम होगा, क्योंकि जम्मू ने वोट नहीं डाला है या जम्मू ने सीटें नहीं दी हैं और जम्मू का काम नहीं होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई सरकार अफोर्ड ही नहीं कर सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर हमारे एनसी का मैनिफेस्टो देखें, उसमें सबके लिए है, जम्मू हो, कश्मीर हो, या उसके दूसरे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर के, हर एक वर्ग के लिए, हर एक एरिया के लिए उसमें रखा हुआ है। इमीडिएटली ज़्यादा कह रहे हैं कि साहब आपने कहा था कि आप फ्री सिलेंडर देंगे, तो आपने कहा था जी हम राशन कार्ड बना देंगे या राशन थोड़ा बढ़ा देंगे, क्वांटिटी बढ़ा देंगे, इस तरह के कुछ इश्यूज थे। तो वो मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने देखा है, कि उसमें शायद
कहा गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि ये जो है ये मार्च के बाद, जब ये बजट सेशन बजट वगैरह आ जाता है, अलॉटमेंट्स हो जाती हैं, पता चल जाता है कि किस में डिपार्टमेंट को कितना पैसा मिल रहा है, कितना उसमें हो रहा है, बजट क्या अप्रूव हो रहा है, तो उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें देखने के बाद ये देखा जाएगा कि सब हम सब्सिडी जो है जो कमिटमेंट की है अभी दे सकते हैं, बाद में दे सकते हैं। तो देखने में यही आ रहा है गवर्नमेंट का, इसको लग रहा है गवर्नमेंट को कि मार्च के बाद जो है 200 रुपये सिलेंडर जो है, ये फ्री सिलेंडर और 200 यूनिट बिजली जो फ्री देने का कहा था उन्होंने, मुझे लगता है उस पर काम हो जाएगा। बाकी अब देखें पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के डेली वेजेस को 500 प्लस के करीब 537 कुछ ऐसा है, उनको तो गवर्नमेंट ने कमिटमेंट की थी डेली वेजेस को हम रेगुलाइज करेंगे, उनको तो रेगुलाइज कर दिया है। अब जो दूसरी डेली वेजरों की संख्या काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ी संख्या है, और उसमें जो है उसमें भी गवर्नमेंट जो है बजट के बाद या थोड़ा टाइम चाहिए हर समस्या को समझना, फिर देखना, फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज को देखना कि सब हम कर रहे हैं, क्या हम रेगुलाइज कर देंगे, क्या उनको हम वेजेस दे भी पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, जो एनाउंस करेंगे उसके लिए हमारे पास पैसा है कि नहीं है, अगर है तो कितना पैसा है। हम फेज मैनर्स में सबको कर सकते हैं कि वन गो में कर सकते हैं, या कोई और उनके लिए कोई ऑप्शन अवेलेबल है और ऑप्शन कर सकते हैं। तो इसलिए अभी जो गवर्नमेंट के टाइम है, ये तो गवर्नमेंट बने हुए 2-2.5 महीने हो गए, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत ज़्यादा टाइम है, और 2.5 महीने में ये अपोजिशन या लोग ये समझेंगे कोई मैजिक स्टिक है कि गवर्नमेंट ऐसे करेगी और सारी इश्यूज इनके रिजॉल्व हो जाएंगे, इसलिए गवर्नमेंट को टाइम देना चाहिए। अदर साहब, अगर बात करें हम जम्मू कश्मीर में डुअल पावर सिस्टम अभी चल रहा है, तो क्या ज़्यादा पावरफुल एलजी साहब को आप मानते हैं या नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर सरकार को मानते हैं? देखिए, पावरफुल का सवाल नहीं है, तो जिसके पास ज़्यादा पावर होगी वही तो ज़्यादा काम कर पाएगा। पावर का देखिए ऐसा है, अभी ये ड्यूल पावर सिस्टम होना नहीं चाहिए, और मुझे अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगता है ये। नॉर्मली क्या है, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि वहाँ 3 लिस्टें होती हैं हमारी, सेंट्रल लिस्ट है, फिर हमारा स्टेट लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट होती है, जिनके ऊपर उसमें बड़ा क्लियर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किन के ऊपर लॉ बना सकती है, स्टेट जो है वो किन चीज़ों पे लॉ बना सकती है, और यूनियन कंकरेंट लिस्ट पे स्टेट और यूनियन सेंटर दोनों बना सकते हैं। और नॉर्मली जो यूटी होती है उसमें नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटर होता है। अगर आप ये देख लें, कुछ यूटीज देखें हमारी, वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, और एडमिनिस्ट्रेटर कोई बहुत सीनियर आदमी, सीनियर अफसर नहीं होता, इज नॉट दैट ए वेरी सीनियर ऑफिसर, या कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होता वहाँ पे गवर्नर नहीं होता है, वहाँ एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, और एडमिनिस्ट्रेटर एक ब्यूरोक्रेट होता है जो कि कोई बहुत बड़े रैंक का नहीं होता, जिसको लगाया जाता है। तो देखा जाए, सवाल ये है कि ये जम्मू कश्मीर जो यूटी है हमारी बनी हुई है, दिल्ली की है, यूटी की है, ये तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो है नहीं, उस कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब से तो है नहीं। यूटी में कहाँ डीजीपी होता है, यहाँ तो डीजीपी भी है, यहाँ एडिशनल डीजीपी है, यहाँ पूरा पुलिस सेटअप है, बड़ा पूरा सारा कमिश्नर है, पूरा सेक्रेटरीट है। यूटी में तो ऐसे चंडीगढ़ में इतना तो नहीं है ना, कुछ सब कुछ। तो ये थोड़ा सा ये है कि ये इस तरह का बन गया है कुछ ऑर्डर्स करके, कुछ पास करके, कुछ अमेंडमेंट्स करके, ऐसा करके वैसा करके। तो इसमें ये है कि जब तक, तो मेरा ऐसा मानना है, जो मैं समझता हूँ एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट, पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, उसमें ये है कि सब कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से तो यूटी है नहीं, और ना ही वो सेटअप है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। सेटअप मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि वहाँ तो यूटी में एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होता उस पर। यहाँ है, अब उन्होंने शुरू कर दिया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को लगा देते हैं। अच्छा, फिर कई जगह जैसे दिल्ली में सरकार भी है, असेंबली भी बनती है, सिलेक्शन भी होता है, जम्मू कश्मीर में हमारे हैं। तो जब तक तो ये इलेक्शन नहीं हुआ था और जब तक सरकार नहीं बनी थी, तब तक तो एलजी साहब ठीक है। और उसमें लिखा था, उसके पहले तो जब गवर्नमेंट बनने के बाद एक ऑर्डर निकला, उसमें कहा जितनी भी वो चीफ मिनिस्टर की पावर्स थी ना गवर्नर के पास, जो एडवाइज़र थे उनके मिनिस्टर की पावर थी, कहीं इन्होंने कमिश्नर सेक्रेटरी को दे दी थी, एडमिनिस्ट्रेटर की पावर, मिनिस्टर्स की पावर दी थी, चीफ मिनिस्टर की पावर गवर्नर को दी थी। अब जब चीफ मिनिस्टर भी बन गए, मिनिस्टर बन गए, गवर्नमेंट बन गई, तो वो सारी पावर रिवर्स हो गई। जब सारी पावर रिवर्स हो गई तो सारे डिसीजन तो गवर्नमेंट ने लेनी चाहिए। फिर गवर्नर साहब को क्या पूछना है? गवर्नर साहब के पास वही जाएगा, को बिल पास करना है तो
जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि सब गवर्नर साहब को उनका अप्रूवल चाहिए, उनको भेजिए आप उनको, वो दैट पार्ट इज ओके। आप बीच में एक ना एग्जेक्टिव ऑर्डर आ जाता है, वो जब गवर्नमेंट इलेक्शन हो गई, फॉर्मेशन हो गई या होने वाली थी, कि साहब ये लॉ एंड ऑर्डर जो है और एंटी करप्शन ब्यूरो जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास रहेगा। क्यों रहेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास? और वो एक एग्जेक्टिव ऑर्डर है, वो पार्लियामेंट ने तो पास ही नहीं किया है। मुझे लगता है हमारी गवर्नमेंट को कैबिनेट मीटिंग में आके उसको नल एंड वाइड करना चाहिए ऑर्डर को। दैट इज एन एग्जेक्टिव ऑर्डर, दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट मान गई, चीफ मिनिस्टर की सब पावरें रिस्टोर हो गई हैं, तो एज ए गवर्नमेंट वो ऑर्डर तो चल ही नहीं सकता ना, कैसे चलेगा? ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉ बना सकती है, बट लॉ ने ना बनाया है, उन्होंने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर निकाला है। ये इट्स नॉट लॉ, इट्स एन एग्जेक्टिव ऑर्डर निकाल दिया, जैसे सर्कुलर निकाल देते हैं ऐसा निकाल दीजिए, गवर्नर साहब ये देखेंगे वो देखेंगे, लॉ एंड ऑर्डर है, ये एंटी करप्शन ब्यूरो है, ऐसा है, IPS IAS ऑफिसर की ट्रांसफर इशू ये है। तो मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि ये ना एग्जेक्टिव ऑर्डर से आप कैसे गवर्नमेंट को रोक सकते हैं अपने नॉर्मल काम करने से। तो वो जो है उस ऑर्डर को देखने की ज़रूरत है, और ये देखने की ज़रूरत है कि वो ऑर्डर की क्या वैलिडिटी क्या है उसकी ऑर्डर की। मेरे हिसाब से वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, वो पार्लियामेंट ने पास किया वो नहीं है। तो नहीं किया हो तो ऐसे कई चीज़, जैसे पहले ऑर्डर का इन सुपरसेशन टू ऑल प्रीवियस ऑर्डर दिस। तो इसी तरह किया जा सकता है जब पावर स्टोर हो गए कि ठीक है वो ये ऑर्डर नंबर जो है। तो इतना मतलब मजबूर क्यों है सरकार, क्यों मतलब जैसे आगा रुहुल्ला साहब हैं, आपकी ही पार्टी के MP हैं, वो मतलब सड़कों पे आ गए, प्रोटेस्ट किया, मतलब रिजर्वेशन को लेकर के। उसी तरह से उमर सरकार भी सड़कों पे आ सकती है, अपने राइट्स की बात कर सकती है, लेकिन वो सिर्फ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल मिल गया है, क्योंकि पहले वो सारी चीज़ें नहीं थी, उस चीज़ को एंजॉय करने के लिए मतलब सारे आराम से बैठे हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा है कि ये जो हमारे रुहुल्ला साहब है मेंबर पार्लियामेंट जो है, उन्होंने एक इशू लेके, उनका इशू था कि साहब ये जो स्टूडेंट्स हमारे यूथ अनअप्लाइड है, उनका ये मानना है कि रिजर्वेशन तो ये गलत हुई है जी। और हुई भी है। जो गलत जो सिस्टम हुआ है, मेरा ये मानना है कि जो रिजर्वेशन हुई है उसको आप दोबारा देखिए, और उससे ये है कि क्या कुछ जनरल कैटेगरीज के कुछ जो लोग हैं उनको कम शेयर मिलता है, ये उनका रिजर्वेशन था। तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर से भी बात की थी, बाकियों से भी बात की, और चीफ मिनिस्टर साहब ने एश्योरेंस भी दिया था, और अपने देखा उन्होंने बाद में कमेटी भी बनाई, कमेटी बनाई है कि आप देखो इसको, जल्दी इसके ऊपर कोई डिसीजन ले लीजिए। तो दैट मीन्स कि जो वो कह रहे थे वो बात तो गवर्नमेंट मानने के लिए तैयार है, गवर्नमेंट पहले ही उसमें एजेंडे में भी है वो बात, उसको कि देखा जा रहा है कि अभी कहाँ तक ये ठीक है, कहाँ दुरुस्ती की जा सकती है, या इसको वहीं रखा जाए जो 2014 में थी, उसमें जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उसको जो करके जैसे था वैसे रहने दीजिए अब पहले, फिर कोई इशू नहीं है किसी को कोई कुछ है ही नहीं, इशू नहीं है उसमें। तो उस तरीके से कमेटी देखेगी क्या है क्या नहीं है। और दूसरा ये कुछ इसमें देखा गया था कि कुछ एक कम्युनिटी को इन्होंने रिजर्वेशन दी है, इन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स करके उन्होंने जो है कुछ जैसे शेड्यूल कास्ट में कुछ कास्टें इन्होंने इंक्लूड कर दी, OBC कैटेगरी में इन्होंने कुछ कास्टें इंक्लूड कर दी। आप देखा जाए तो दैट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उनकी कोई वैलिडिटी नहीं है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन द सेंस कि आप OBC स्टेटस या कास्टें जो हैं इसमें लिस्ट में जो है OBC की या इसमें शेड्यूल कास्ट की तभी इंक्लूड कर सकते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तो ये कास्टें है ही नहीं, ये तो है ही नहीं ना, नहीं है तो इसका मतलब है कि इनको बेनिफिट अगर आप जो दे रहे हो अपने हिसाब से दे रहे हो और विद इन स्टेट ही मिलेगा, आउटसाइड स्टेट इनको कोई बेनिफिट मिल नहीं सकता। आपको याद होगा पहले भी राजस्थान में एक बड़ा ज़बरदस्त मूवमेंट चली थी, काफ़ी चला था कि साहब शायद गुर्जर कम्युनिटी या अदर कुछ दूसरी कम्युनिटीज कि हमको जो है वो रिजर्वेशन दे दिया जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हुआ था, लेकिन वो करना भी चाहे लेकिन कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। उन्होंने कहा नहीं कैसे कर सकते हो आप, कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल में आप ये है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप इनको कैसे इंक्लूड कर सकते हो। मगर इन्होंने वहाँ तो नहीं कर सके, दिल्ली में नहीं कर पाए, उन्होंने यहाँ स्टेट में ही मैं तो कहूँगा कि वोट पॉलिटिक्स थी वो, उन्होंने कहा जी ये जो OBC कास्ट हैं ये SC में इंक्लूड हो गई, ये कास्ट हैं जो वही होगी, मगर रिजर्वेशन वही है। दैट मीन्स कि जो एक चीज़ आपको 10 आदमी को दे रहे थे आप उसको 20 आदमी को लेनी है, 20 आदमी को मिलेगी। तो अच्छा भी उसका भी बेनिफिट तभी होगा जब नौकरियाँ निकलेंगी।
10 साल में तो कोई इस तरह की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिली नहीं है, निकली नहीं है, लोगों को नौकरियां मिली नहीं है। तो ऐसी रिजर्वेशन करना भी क्या है, अत्री जब साहब, जॉब ही नहीं है आपके पास तो रिजर्वेशन को क्या करना है, आप निकालेंगे भी तो उसमें क्या मिलेगा इनको। आपके ही अलायंस पार्टनर कांग्रेस के एक सीनियर नेता हैं विकार सुलवानी साहब, उन्होंने अपनी आईडी पे, फेसबुक आईडी पे, सोशल मीडिया पे एक पोस्ट जो है वो शेयर की है, जिसमें डिप्टी सीएम दौरे पे जाते हैं उधमपुर में, और वहाँ पे उनको रिसीव करने के लिए एसएचओ उधमपुर और तहसीलदार कंसर्न वहाँ पे आते हैं। हालांकि उन्होंने तंज कसा है वहाँ पे कि डीसी उधमपुर और एसएसपी उधमपुर शायद ज़्यादा बिजी थे, इसलिए उनको वहाँ पे लगाया गया, और ये पावरें हैं आज की सरकार में इन नेताओं के पास, इन मंत्रियों के पास। देखिए, जब इस कंटेक्स्ट में बात करते हैं ना हम, कि एक डिप्टी सीएम को एक तहसीलदार और एक एसएचओ रिसीव कर रहा है, या वो तो रिसीव नहीं करना, तो वैसे भी उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब रहा सवाल डीसी एसपी क्यों नहीं गया, जाना चाहिए, जाना चाहिए, प्रोटोकॉल के हिसाब से डिप्टी चीफ मिनिस्टर है या कोई जाना चाहिए। अगर वो नहीं गए हैं तो शायद वो लोगों के जहन में ये है कि साहब क्योंकि ये हमारी हम लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी के साथ जुड़े हुए हैं, और ये गवर्नमेंट शायद हमारी ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है, हमारी ट्रांसफ़र गवर्नर साहब करते हैं या वो करेंगे। तो अगर वो सोच ले कि वो नहीं आए हैं तो वो गलत बात है, लेकिन ये हर जगह नहीं है। ये मैं कल ही देख रहा था अभी कि अभी कई जगह मैंने डिवीजनल को चीफ सेक्रेटरी को देखा, मैंने सीएम के साथ, कई जगह मैंने डिवीजनल कॉम को देखा। ये कल भी एक था बाबा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का था, वो इनाग्रेशन था एक भवन का, वहाँ डीसी साहब आए हुए थे सीएम को रिसीव करने के लिए, सीएम के साथ थे वो। ऐसा नहीं है, वो लोग आ रहे हैं, आते हैं, सही, आप अपने लिए सोच की बात है। हर कोई ये सोचता है कि साहब पता नहीं हमारा लॉ एंड ऑर्डर है, तो गवर्नर साहब ने करनी है ट्रांसफर, तो गवर्नमेंट क्या करेगी। तो मुझे लगता है वही मैच्योरिटी है, अभी बड़ी सर्विस करनी है, काफ़ी नौकरी उनके लोगों की होगी, उनको बड़े बैलेंस और मैच्योर तरीके के साथ बिहेव करना चाहिए। यू शुड सी द प्रोटोकॉल, ही इज़ अ मिनिस्टर, ही इज़ अ डिप्टी चीफ मिनिस्टर। तो उस हिसाब से डीसी एसपी डिस्ट्रिक्ट हैं, डेवलपमेंट की बात करनी है उनके साथ, तो लॉ ऑर्डर की करनी है, कि लोगों के इशू डिस्कस करने हैं उनके साथ, दे शुड गो एंड रिसीव इट। मीटिंग में तो वो आते हैं, वो बुला लेते हैं उनको, आ जाते हैं मीटिंग में, मगर ये है कि उनको होना चाहिए कि प्रोटोकॉल भी होता है, कटसी भी होती है। हम भी रहे एडमिनिस्ट्रेशन में, तो जब कोई इस तरह की बात होती थी, जहाँ ज़रूरी होता था हम जाते थे रिसीव करने के लिए, खासकर जब चीफ मिनिस्टर आ जाए। बिल्कुल। अतर साहब, जिस तरह का जम्मू कश्मीर का माहौल है, ड्यूल पावर सिस्टम जो चल रहा है, हालात देख कर के आपको क्या लगता है, स्टेटहुड मिलेगा जम्मू कश्मीर को? देखिए, मिलना चाहिए, वो सब डिमांड कर रहे हैं, लेकिन क्या हालात देख करके आपको लगता है कि मिल जाएगा? मुझे लगता है, मुझे ये लगता है कि प्राइम मिनिस्टर से ऊपर तो इस देश में कोई है नहीं ना, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ही एग्जीक्यूटिव हेड है। तो जब प्राइम मिनिस्टर कमिट करता है, एक बार नहीं 2 बार करता है कि हम जो है जम्मू कश्मीर को जल्दी स्टेटहुड दे देंगे, जब होम मिनिस्टर एक पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट देता है कि जम्मू कश्मीर को हम बहुत जल्दी स्टेटहुड दे देंगे, तो जब प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री जब इसको कमिट करता है, तो कोई रीज़न ही नहीं है डिसबिलीव करने का कि लोग अपने कमिटमेंट ऑनर नहीं करेंगे। लेकिन उनको करनी चाहिए। एक बात वो साथ में और भी कहते हैं ना कि सही समय आने पर, नहीं, और वो सही समय कब आएगा? सही समय जो है, सही समय शुरू हो गया था, सही समय उन्होंने कहा था कि पहले अब इलेक्शन के बाद देंगे, यही कहा था ना, बिल्कुल, यही कहा था इलेक्शन के बाद देंगे, तो इलेक्शन तो हो गया, आ गया सही समय। अब क्या है सही समय? सही समय से अगर हम दूसरे तरीके से ले, हम सही समय था तो तभी तो इलेक्शन हो गए, पार्लियामेंट का इलेक्शन हो गया, आपका स्टेट असेंबली का इलेक्शन हो गया, और सही समय है। सर, आज ही सुबह कठुआ में आपने देखा आतंकवादी हमला हुआ, जानीपुर में गोलियां चल रही हैं, जेवल चौक में जो व्यस्त चौक माना जाता है वहां पे गोलियां चल रही हैं, सही समय कैसे? नहीं, ये इसका जो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, ये उनका फेलियर है। एज ए पुलिस ऑफिसर जो है, नॉर्मली पहले यही काम होता है, अब किया तो है, डीआईजी जम्मू ने कुछ इनिशिएटिव लिया है उस पर, मगर लेट लिया है। होता यही होता है कि भाई जब आप किसी एसपी लगते हो, या आप थानेदार लगते हो, या आप डीआईजी लगते हो, या एडीजी लगते हो, आप
किसी जोन में लगते हो, डिस्ट्रिक्ट में लगते हो, तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लॉ एंड ऑर्डर कि लोगों को कैसा उनकी माल और जान की हिफाजत की जाए। तो उसका करने का तरीका क्या है? उसका तरीका ये होता है कि वो ऑलरेडी हमारे पास जो है जितने भी बदमाश होते हैं, क्रिमिनल्स हैं और लैंड ग्रेबर्स, हर किस्म का क्रिमिनल का रिकॉर्ड हमारे पास बिल्कुल होता है। हर क्रिमिनल का होता है। जब हमारे पास रिकॉर्ड है और हम देख रहे हैं या हमें एप्रीहेंशन है कि साहब इस तरह की वारदात हो सकती है, तो मुझे लगता है कि उसके लिए कानून है। उनको बुक करना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अगर हम सिर्फ कंफर्ट जोन में रहेंगे और यही सुपरविजन है कि अगर दफ्तर में बैठ के ही सारा सिस्टम चल रहा है, तो वो तो नहीं होगा ना। बिल्कुल। तो जब तक आप इनको नकेल नहीं कसोगे तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे ठीक होगा? चोरी हो रही है, दिन ब दिन चोरी हो रही है, आज कहाँ हो रही है, कल परसों हो रही है, उधर हो रही है। इट मीन्स कि इट इज़ फ्री फॉर ऑल क्रिमिनल्स को डर खत्म हो गया लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज का। वो समझते हैं कि हमें कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं पकड़ने वाला, सभी अपने अपने जगह बैठे हुए कंफर्ट जोन में हैं। तो ऐसा नहीं है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी, खासकर जो पुलिस है, पुलिस का रोल ज़्यादा बनता है इसमें। पुलिस का ही रोल है इनफैक्ट कि इनको सख्ती के साथ डील किया जाए। अगर जम्मू के हालात ठीक रखने हैं, अगर जम्मू को लोगों को बचाना है, चोरियों से बचाना है और इस तरह की जो गोलियों की वारदात हो रही है उससे बचाना है, तो क्रिमिनल्स को पकड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा साहब, क्या एक मैसेज रहेगा आम जनता के लिए आपका? जनता के लिए मैसेज क्या होना, अब तो इलेक्शन हो गया है। जनता के लिए यही मैसेज है कि मैं जानता हूँ कि सारी जनता नहीं है इसमें कि यही चाहती है कि ओवरनाइट में सारे मसले हल हो जाए। ये कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हो सकते हैं, कुछ वो लोग हो सकते हैं जो सफ़रर हैं, जैसे हम अनएम्प्लॉयड यूथ कह सकते हैं, देयर आर सफ़रर्स। या कुछ और लोग कह सकते हैं हम कि जैसे एसपीओस के हैं, दे आर सफ़रर्स, विक्टिम्स हैं, या आंगनबाड़ी के वर्कर, या होम गार्ड के वर्कर्स हैं, या डेली वेजर्स हैं, या बाकी लोग हैं जिनको बिल ज़्यादा आता है, वो लोग हैं, या जिनको महंगाई बहुत बढ़ रही है, जो सफ़रर हैं, जो भी हुएवर इज़ ए विक्टिम, वो अगर एजिटेट करे तो उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि गवर्नमेंट को टाइम दें, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, फॉर दैट मैटर जो है 1 साल भी कोई ज़्यादा नहीं है जब हम पिछले 10 साल के साथ कंपैरिजन करते हैं प्रॉब्लम्स को। तो टाइम देना चाहिए और सिर्फ आपको देखनी चाहिए कि गवर्नमेंट की इंटेंशन ठीक है। गवर्नमेंट ने मैनिफेस्टो में भी रखा हुआ है और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो कर सकती थी उस पर काम कर रही है। स्टेटहुड के लिए उन्होंने एक रेजोल्यूशन असेंबली में आते ही उन्होंने वो पास कर दिया कि साहब हमें जो है प्री राइट स्टेटहुड मिलना चाहिए। और ये जैसे हमें बताया, पीडीटी के लोगों को इन्होंने कुछ पक्का कर दिया है। और भी कुछ इन्होंने बड़े अच्छे डिसीजंस लिए हैं, 2-4 जो लार्जर लोगों के इंटरेस्ट में है। थोड़ा टाइम दे दें गवर्नमेंट को टाइम दे देंगे और थोड़ा भरोसा करें। और मुझे यकीन है कि गवर्नमेंट जो है जो कमिटमेंट की है अपने, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट ने अपने मैनिफेस्टो में, वो सब पूरे होंगे। चलिए, शुक्रिया हमारे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ अशोक खत्री जी, फॉर्मर डीआईजी व नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।